दोस्तों, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अपन बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई के बारे में। आपने इस कोशिकांग के बारे में बहुत सुना होगा। आइए आज इसके बारे में डिटेल जानकारी या क्वेश्चन बेस्ड जानकारी अपन बात करते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात है गोल्जी बॉडी से रिलेटेड वो ये है कि इसकी खोज किसने की? कैमेलो गोल्जी ने। खोज या जो डिस्कवर है वो उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में नर्व सेल में की गई। पादपों में इसी गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, बेकर्स बॉडी और भी गोल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है। खोज किसने की? कैमेलो गोल्जी ने। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहेंगे। और गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, या यूँ कह सकते हैं जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है उसको सेल से बाहर ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रैफिक कंट्रोलर। आइए इस डायग्राम से अपन बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी कैसे मदद करता है। यहाँ से नीचे जो आपको दिख रहा है ये देखिए डबल मेम्ब्रेन है ये, और ये जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ इससे नीचे जो है वो केंद्रक है, न्यूक्लियस। केंद्रक के जस्ट अटैच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। दोस्तों आपको ये ग्रेन्यूल या कणिका जैसे स्ट्रक्चर आपको पता है, राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ये वही राइबोसोम है जो RER से इनका 60S या लार्ज सब यूनिट राइबोपोरिन प्रोटीन द्वारा जुड़ा रहता है। एक और बात, जब अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको डिटेल बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी RER के द्वारा राइबोसोम और उसकी मदद से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और यहाँ से एक वेसिकल्स निकलती है और इसके अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ ये है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब ये RER है और यहाँ पर जो मैंने बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको यहाँ तक पहुँचना है तो बीच में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो संरचना करेगी वो आपको ये रही, ये जो दिख रही है इसको क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई। यहाँ से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर तक ले जाने का काम कौन करेगी? गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में ध्यान से देखें। ER की तरफ जो इसका फेस है उसको सिस फेस और दूसरी तरफ वाले को ट्रांस फेस कहते हैं। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ER की तरफ ये कॉन्वेक्स, उत्तल, और मेम्ब्रेन की तरफ ये क्या होती है, या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कॉनकेव या अवतल होती है। कहने का मतलब गोल्जी बॉडी की ये जो सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है वो ऐसे होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ कॉनकेव और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आप जैसे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, आपकी तरफ वाला भाग कॉनकेव और इधर वाला क्या हो गया? कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल। उत्तल जो सरफेस है वो सिस और अवतल जो सरफेस है वो ट्रांस। स्टार्टिंग है यहाँ पर प्रोटीन और इसको कहेंगे फॉर्मिंग फेज और लास्ट में मैच्योरेशन फेज। ट्रांस फेज का दूसरा नाम मैच्योरेशन फेज भी है। यहाँ तक आते आते प्रोटीन पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। यहाँ से देखिए ये प्रोटीन बना था, कहाँ बना था? RER में। किसकी मदद से? राइबोसोम की मदद से। इसलिए क्या कहेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम को। इसकी वेसिकल्स ने इस प्रोटीन को
यहाँ इस गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के पास पहुंचा दिया। यहाँ से फिर वेसिकल निकली, उसने यहाँ पहुंचा दिया, उसने यहाँ पहुंचा दिया, उसने यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ से एक वेसिकल निकल के और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके या कोशिका झिल्ली से जाके अटैच्ड हो गई। और एक्सोसाइटोसिस, यहाँ से देखो कोशिका के अंदर कोई चीज़ ली जाए एंडोसाइटोसिस और बाहर निकाली जाए तो एक्सोसाइटोसिस द्वारा ये प्रोटीन यहाँ पर सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। गोल्जी बॉडी क्या काम करती है आपको क्लियर है, सिस और ट्रांस फेज क्लियर है, मैचुरेशन, फॉर्मिंग फेज, कैसे ईआर के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को एक्सोसाइटोसिस करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर पहुंचा देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। खोज बाकी सब जनरल बातें हैं, इसको आप बड़े आराम से देखें। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड और भी कार्य अपन बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी के फंक्शन या कार्यों के बारे में। तो दोस्तों गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहते हैं ये अपन ने जान लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडी के और भी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी के कार्य। पहला जो इसका फंक्शन है वो है गोल्जी बॉडी एंजाइम, हार्मोन और म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती है। वो मैंने आपको अभी बताया ही था। जहाँ से भी ये बनते हैं इनका सिक्रेशन गोल्जी बॉडी के द्वारा ही सेल से किया जाएगा। गोल्जी बॉडी का पहला काम एंजाइम, हार्मोन और म्यूसिलेज का सिक्रेशन करना। दोस्तों दूसरा जो काम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेल वॉल के निर्माण के समय, वैसे तो सेल वॉल मैंने आपको पूरा वीडियो डाला है डिटेल में, सेल वॉल कैसे बनी वो भी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेल बायोलॉजी में आपको पॉइंट वाइज वीडियोस डाल रहा हूँ। जब सेल बायोलॉजी पूरा हो जाएगा तब आपको लगेगा बाकी सारी चीज़ें इससे कनेक्ट करके आसानी से पढ़ी जा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि सारे वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार पढ़ें, ताकि एक बार ये सही हो गया तो बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इजीली आपको समझ में आएंगे। सेल वॉल के निर्माण के समय क्या होता था, गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स है वो स्पिंडल फाइबर से तरकु तंतुओं से कनेक्ट होके एक संरचना बनाती थी जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट ही क्या कहलाती है, सेल प्लेट। फ्रेगमोप्लास्ट को प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल कोशिका भित्ति की पूर्ववर्ती संरचना भी कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट को। ये सेल प्लेट है, आपको समझाने के लिए देखिए, ये सेल प्लेट को सपोज करें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रही सेल प्लेट। सेल प्लेट इधर एक सेल बनने की तैयारी में है, इधर भी तैयारी में है। सपोज करें इधर वाली सेल को नाम दे दें 1 और इधर वाली सेल को नाम दे दें 2। अभी सेल प्लेट बिल्कुल बीच में है। अगर यूँ बात की जाए, ये पेरिफेरल और ये बिल्कुल सेंटर में। सेल प्लेट को क्या कह रहे हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और ये जो सेल प्लेट है वो अब अप केंद्रीय दिशा में, अप केंद्रीय या सेंट्रीपिटल का मतलब है केंद्रक से दूर। तो ये सेल प्लेट इधर की तरफ ग्रो करेगी, इधर की तरफ वृद्धि करेगी और फिर ये क्या बना देगी, पूरी तरीके से कोशिका भित्ति बना देगी। तो पादप कोशिकाओं में जब विभाजन होता है, सेल वॉल का बनना टीलोफेज या टीलोफेज के बाद ही शुरू हो जाता है। इसी बात को अपन एक और तरीके से भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा अच्छा है।
देखो, पादपों में जब डिवीज़न हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी, तो बीच में जब इनका जो डिवीज़न हुआ वो किसके द्वारा हुआ? प्लेट विधि द्वारा। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन, फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कहीं एग्जाम में सवाल आते हैं कि पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस किस विधि द्वारा होता है? तो आपको पता है पहले प्लेट बनती है, प्लेट विधि द्वारा। और दूसरी बात, ये जो प्लेट बनती है वो बिल्कुल बीच में बनेगी और फिर ये कौन सी वृद्धि करेगी? सेंट्रीपिटल या अपकेंद्रीय दिशा में वृद्धि करेगी और कोशिका भित्ति बन जाएगी और सेल भी कंप्लीटली रूप से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर यही बात जंतुओं के बारे में होती तो यहाँ देखिए, जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। ये सेल है, वहाँ कोशिका भित्ति नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन यहाँ ऐसे खांच बनाती है जंतुओं के अंदर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल है। बाकी सारा डिवीज़न हो गया। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जंतुओं के अंदर तो यहाँ से खांच बनना शुरू हो जाती है। तो जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा। और एक और बात आपको पता लग रही है, जब पादपों में अपन बात कर रहे हैं तो वृद्धि अपकेंद्रीय हो रही है, केंद्र से परिधि की ओर हो रही है। लेकिन यही बात जंतुओं के लिए करेंगे तो ये देखिए, खांच विधि द्वारा ये खांच इधर बढ़ती जाएगी केंद्र की तरफ। तो ये वृद्धि क्या कहलाएगी? सेंट्रीफ्यूगल या अभिकेंद्रीय वृद्धि। जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा, पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन प्लेट विधि द्वारा। स्टार्टिंग की जो सेल प्लेट है फ्रैग्मोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स पॉलर माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर फ्रैग्मोप्लास्ट बनाती है। और याद करिए, ये जो सेल प्लेट फ्रैग्मोप्लास्ट, आगे मध्य पटलिका, फिर प्राइमरी वॉल। जब तक यंग सेल है प्राइमरी वॉल, और अगर मैच्योर हो गई सेकेंडरी वॉल के बाद सेल की ग्रोथ नहीं हो सकती। गोल्जी बॉडी के 2 काम के बाद अपन और गोल्जी बॉडी के कार्यों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपन गोल्जी बॉडी के फंक्शन या कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। आइए, गोल्जी बॉडी का एक और कार्य है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म या शुक्राणु का जो हेड होता है, सिर होता है, उसके अंदर टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एक्रोसोमल ट्यूब बनाता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के दौरान एक्रोसोम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो एक्रोसोम है, ये इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। पीतक निर्माण या वाइटेलोजेनेसिस भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड एक सीधा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी कहाँ पाई जाती है? राइजोइडल सेल्स में। राइजोइडल सेल्स किसके अंदर होती है? कारा के अंदर। और कारा क्या है? एल्गी। सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी किसके अंदर? एल्गी के अंदर। कौन सी एल्गी के अंदर? कारा के अंदर। और कौन सी सेल के अंदर? राइजोइडल सेल्स के अंदर। और ये गोल्जी बॉडी से रिलेटेड अपन ने पूरी बातें कर ली है। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। आराम से आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।